नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पांडे क्लासेस चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग टीजीटी 2003 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है उस पर डिस्कशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, परली आंख परली आंख किस मुगल शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल की, पहाड़ी की, अभ्रंश की या राजस्थानी की? तो आप ध्यान दीजिएगा, परली आंख जो है ये किस शैली की विशेषता है? तो ये अभ्रंश शैली की विशेषता है। किस शैली की? अभ्रंश शैली की। ठीक है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इसमें जो क्या है, इसमें जो है सवा चश्म और डेढ़ चश्म मुख का चित्रण होने के बावजूद इस शैली के चित्रों में दूसरी आंख को पूरा चित्रित किया गया है। इस कारण दूसरी आंख चेहरे से बाहर निकलती हुई चित्रित की गई है। तो ये आप चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पाल शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय है, मुख्य विषय है, वो है बौद्ध। ठीक है, बौद्ध है। पाल शैली के पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही अधिकतर बनाए गए। उनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं हैं। पाल जो है बंगाल शैली में पली बढ़ी, आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका राइट आंसर, खड़ांग किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खड़ांग जो है चित्रकला से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। क्या हो जाएगा? चित्र। आप ध्यान दीजिएगा, पंडित जो हमारे पंडित यशोधर हैं, उन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। एक श्लोक आप याद रखिए, बहुत आसान है। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावड़ योजनम सादृश्य वाणिका भंगिति चित्र खड़कम। इसे याद रख लीजिए, आपको 6 अंग पता चल जाएगा। क्या क्या है? रूप भेद है, प्रमाण है, भाव है, लावड़ योजनम है, सादृश्य है और वणिका भंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्ता ने, आनंद वर्धन ने, या सारंगदेव ने, या श्री शंकुक ने? तो याद रखिएगा, जो है रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम अभिनव गुप्त है। क्या नाम है? अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या चित्रकला मूर्तिकला दोनों? आप बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला। ये व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार, आप क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जो विष्णु विष्णु धर्मोत्तर पुराण है के तृतीय खंड के अध्याय 35 से लेकर 43 तक चित्र सुप्त सूत्रम प्रकरण है, जिसमें चित्र संबंधित समस्त जिज्ञासाएं मिलती हैं। सरल भाषा एवं सरल शैली में लिखे गए चित्र सूत्रम में चित्र विद्या की व्यापकता और उसके प्राचीन अस्तित्व के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी को मिलती है। याद रखिएगा आप इस बात को। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, आप इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो आपको पता होना चाहिए। किसका होता है? कला का होता है, आर्ट का होता है। आर्ट इज लाइफ कह सकते हैं। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? तो कला का होता है। अगला क्वेश्चन, अभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? अभ्रंश शैली के जो चित्रों का विषय है वो जैन से संबंधित है। जैन पे ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है अभ्रंश शैली में। ठीक है, आइए इसको आप विस्तृत पढ़ सकते हैं। गुजरात शैली के जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें से अधिकांश का संबंध जैन पोथियों से है, परंतु जैन विषयों से अलग और वैष्णव से संबंधित अनेक ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात के बाहर तथा गुजरात में जैन और जैनेतर ग्रंथ के अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके संबंध में बहुत दिन तक यह निश्चय नहीं हो पाया कि उन्हें किस शैली में रखा जाए। उस समय फिर यह विचार किया गया कि इससे पश्चिमी भारतीय शैली ही कहा गया या कहा जाए। बहुत दिनों तक यह अनिश्चित बना रहा, परंतु राय कृष्णदास ने उन चित्रों को अभ्रंश शैली के नाम से पुकारा। ठीक है, तो अभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो आप जैन को टिक लगाइएगा। खड़ांग सिद्धांत किस ग्रंथ से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है और उसमें व्याख्या में भी दिया था, जय मंगला। खड़ांग खड़ांग जो सिद्धांत है वो किस ग्रंथ से संबंधित है? जय मंगला। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावड़ योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खंडकम। 6 अंग होते हैं और ये जो है ग्रंथ जय मंगला ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो आप ध्यान दीजिएगा, रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो लिपि का कोई ऐसा संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपि, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है 6 अंग। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावड़ योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र कर्णकम। तो उसमें रूप, प्रमाण और भाव भारतीय चित्रकला के 6 अंक के अंतर्गत आता है। रूप हुआ, प्रमाण भाव हुआ, लावड़ योजनम हुआ, सादृश्य हुआ, वणिका भंग हुआ। ये सारी चीजें आती हैं, न कि लिपि। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन अगला है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो चित्र में 9 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 9 रस। 9 रस से आप जानते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ठीक है,
तो ये आपके 9 रसुए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी रचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? किसी रचना के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? रूप और स्थान, वर्ण एवं बनावट, रेखा और आकृति, छाया और प्रकाश। तो रूप और स्थान यही मायने रखता है। कोई जो है क्या कर रहा है, कोई किसी प्रकार की इस रचना के प्रमुख दो तत्व क्या हो सकते हैं? उसका रूप और स्थान। ठीक है, हमारा जो प्राइमरी रंग है या मूल रंग है कौन सा है? तो मूल रंग पीला, लाल, नीला। पीला पृथ्वी, लाल, लाल कैसा होता है? लाल क्या है हमारा बताइए आप लोग? लाल सूर्य होता है। नीला क्या है? नीला हमारी पृथ्वी है। ठीक है, नीला नीला यानी जल। ठीक है, ये करेक्शन करना चाहेंगे, जो पृथ्वी का रंग है, पृथ्वी के रंग से पीला, सूर्य के रंग से लाल और आसमान के रंग से नीला। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यही हमारे इस चीज को जोड़ के रखा जाता है कि ये हमारे प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है या मूल रंग। मुख्य रंग तीन प्रकार के हैं, पीला, लाल और नीला। पृथ्वी के रंग से पीला, सूर्य के से लाल और आकाश से नीला रंग लिया जाता है। इस प्रकार यह प्रारंभिक रंग है और किसी रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। शेष रंग बिना अनेक रंग के मिश्रण से नहीं बन सकते हैं, ये तो प्रमाणित है। आरंभिक रंग चित्र किस पर बने हैं? तो भाई आरंभिक ताड़पत्रों में बनते थे। और किस पे? कागज का निर्माण तो अभी जल्दी हुआ है चाइना में। तो और वस्त्र वगैरह तो था, चर्म वगैरह तो था नहीं। आरंभिक जो ग्रंथ हैं वो ताड़पत्र पे बनते थे, ताड़पत्र पे बनते थे। चित्रित पोथियां जो आरंभ में तालपत्र की लगभग 22/1/4 गुना 22/1/4 यानी 2/1/4 नाप के पत्रों या पर नोकदार यंत्र से लिखी जाती थी। पुस्तकों के मध्य 2x2 माप के छोटे छोटे चित्रों के रूप में प्राप्त हैं। ये जानकारियां मिली हैं पोथियों में हम लोगों को। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला की उदाहरण है? अजंता से संबंधित आप ध्यान दीजिएगा, फ्रैंको की संबंधित अजंता से। अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। कुल 30 गुफा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको ये याद होना चाहिए। बदामी, अगला क्वेश्चन आता है, बदामी किस प्रदेश में है? तो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है बदामी। कहाँ पे है? कर्नाटक। अगर कर्नाटक में आप डिटेल में जाएंगे तो बालकोट जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? बालकोट, है ना, बालकोट। बालकोट जिला पड़ता है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। और इसकी खोज आप, बादाम है तो किसमिस याद रखिए, किसमिस यानी स्टेला कैम्ब्रिस ने की थी। और बादामी गुफा में कुल टोटल 4 गुफा मंदिर है, जिसमें कितने गुफा मंदिर हैं? 4, जिसमें एक गुफा जो है जैन से संबंधित है और बकिया 3 गुफा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादामी की गुफाएं जो हैं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। लेकिन अब इसे याद रखिएगा, बादामी की गुफा कर्नाटक में इस समय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रजमनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो रजमनामा हम लोगों ने पढ़ा ही है, महाभारत। फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था, रजमनामा रखा था महाभारत का नाम। 1582 में ये ऐसा हुआ था। ठीक है, महाभारत का अनुवाद रजमनामा 1 वर्ष परिश्रम के पश्चात 1582 में पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सहीब किसके समय की है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सहीब किसके समय की है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। देखिए सर्वश्रेष्ठ का नाम ले लिया ना, शुरुआत तो अकबर ने कर दिया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है सहीबें जो लिखी गई हैं, बनी हैं, वो जहांगीर के टाइम में बनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्योंकि जहांगीर जिस चीज को देखता था, चाहे वो तरह तरह का पंख, अगर पक्षी वो देखा तो वो चाहता था अपने चित्रकार को बुलाता था, चित्रकार इधर आओ। कलाकार जितने भी थे, आर्टिस्ट को बुलाता था अपने पास और कहता था इस पक्षी का जो है चित्र आप बनाइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो निश्चित तौर पे हो जाएगा अकबर। अकबर सम्मान देता था, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, सबका फारसी में अनुवाद करके, गीता हो, जो भी चीजें थी उसका अनुवाद करवाया और उसके बारे में जाना। अगला, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने हैं? तो निश्चित तौर पे आप इसको जानना चाहिए। मुगल सुंदरी का जो चित्र है वो जहांगीर के टाइम में बना है, क्योंकि जहांगीर के टाइम में चित्रकला स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के टाइम पे कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो मुगल सुंदरी के चित्र जो है वो जहांगीर के समय बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर लगा लीजिए, राजस्थानी शैली में। बनी ठनी जो है किशनगढ़ की है, किशनगढ़ शैली है, आपको पता होना चाहिए। मोनालिसा बनी ठनी ने इस शैली को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कराई है। ठीक है, तो बनी ठनी
का चित्र जो है किस शैली में बना है? किशनगढ़ शैली बोलते हैं या राजस्थानी शैली से बोल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? शिकार के चित्र पहाड़ी, मुगल, कंपनी या बूंदी? तो शिकारी लोग कहाँ ज़्यादा मिलेंगे आपको? आप बताइए, शिकारी लोग ज़्यादा संख्या में आपको कहाँ मिलेंगे? चूँकि जो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, आप कह सकते हैं, उनका एक फैशन बन गया था, है ना? वो चूँकि चित्रकार में तो आप जान ही रहे हैं जहांगीर कितना अच्छा चित्रकार था, उसके टाइम में चित्रकारों की कमी नहीं थी। तो शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो निश्चित तौर पे आप इसको मुगल शैली मान के चलिए, मुगल शैली इज राइट आंसर। मुगल शैली ही सही होगा, है ना? और जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन भी किया कि आखेट के जो चित्र थे यानी शिकार के चित्र जहांगीर के काल में मुगल चित्रकार का प्रिय विषय बन गया। निस्संदेह यह चित्र शासकों की आज्ञाओं के पर बनाए गए होंगे। मुगल शासक आखेट और युद्धों की स्मृति को प्रमाण सुरक्षित या स्वरूप सुरक्षित रखना चाहते होंगे, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। और इन सम्राटों ने आखेटों की साहसी घटनाओं और पशु को घेरने के अनेक दृश्य बनवाए होंगे। निश्चित तौर पर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या राजस्थानी शैली? तो राग रागिनियों का अंकन जो हुआ है वो राजस्थानी शैली में सबसे अधिक हुआ है, सर्वाधिक हुआ है। राग रागिनियों का अंकन, ठीक है। इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय में अधिकांशतः चित्रकला, संगीत और काव्य तीनों का समन्वित रूप मिलता है। राग रागिनियों को उनके अंग प्रत्यंग और वातावरण के साथ ऐसे सुंदर ढंग से रूपांतरित किया गया है जो राजस्थानी चित्रकला से भी बढ़कर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागनियों का, राज से राजस्थान, राज से राग रागनियों, इसको याद रखिएगा, राजस्थान शैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण निश्चित तौर पर आप इसको ध्यान रखिएगा, पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारी का जो अंकन है, पहाड़ी शैली को हम और क्या नाम देते हैं बताइए? पहाड़ी शैली को ही कांगड़ा शैली बोला जाता है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण इसी शैली में हुआ है। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो बारहमासा ऋतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋतुओं से। बारहमासा का जो चित्र है वो ऋतुओं से संबंधित है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रागमाला। क्या कहते हैं? रागमाला। संगीत से संबंधित चित्र को क्या कहते हैं? रागमाला। राग राग अच्छा होगा तभी संगीत अच्छा गा पाएंगे ना, रागमाला। इस तरह याद रखिए। चित्रकला में सबसे अधिक महत्व है, तो चित्रकला में सबसे अधिक महत्व किसका है? भाई चित्रकला में रंग का सबसे अधिक महत्व होता है। रंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है ना? रंग का तो सबसे अधिक महत्व है ही, ठीक है, विशेष को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है पहाड़ी चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो निश्चित तौर पर गहरे रंग का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी चित्रों में जो है गहरे रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग हुआ है? गहरे रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद जयदेव की रचना, आपको याद होना चाहिए। जयदेव की रचना गीत गोविंद है। तो इसको जो है बनाने के लिए बसोहली शैली का यूज किया गया है। किस शैली का? बसोहली शैली का। बसोहली शैली का, जैसा कि आपको जयदेव की कृति गीत गोविंद है के आधार पर मानकर अनेक चित्रों का सृजन हुआ है। तो बसोहली शैली इसका राइट है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? बसोहली शैली में। अगला क्वेश्चन आता है प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? प्रकृति शैली को जो सबसे ज़्यादा महत्व मिला है वो मुगल शैली में मिला है। चूंकि जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, नेचर से जो भी कुछ उसे मिलता था उसका चित्र वो बनवाता था। जैसा कि आपको यहाँ व्याख्या में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहांगीर का पशु पक्षियों एवं प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उस समय की दुर्लभ विलक्षण पशु पक्षी, पुष्प एवं फलों का चित्रण हुआ है। तो प्रकृति चित्रण को किस शैली में सबसे ज़्यादा महत्व मिला है? तो जहांगीर टाइम मुगल एम्पायर। हमजानामा के चित्र किसके समय बने हैं? तो देखिए, चित्र बने तो हमजानामा के अकबर के टाइम में ही है। अकबर के टाइम में बने हैं, लेकिन अगर विख्यात बोला जाएगा तब जाएंगे हम जहांगीर के पास। यहाँ पे हमजानामा के चित्र किसके समय बने हैं? तो अकबर। हमजानामा चित्रावली आप देखेंगे एक फिगर होता था, उसमें बहुत सारे फिगर ऐसे ऐसे बने होते थे, अजीब अजीब से लड़ते हैं, कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वही हमजानामा होता है। तो हमजानामा के चित्र किसके समय बने थे? अकबर के समय। हमजानामा चित्रावली इस प्रकार का उदाहरण है जिसका निर्माण 1560 से 1575 ईस्वी की मध्य अकबर ने करवाया था, ठीक है। फिर सहीब चित्रों को किसके समय महत्व मिला की बात अगर आ जाएगी, करा सहीब चित्रों को, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है, सहीब चित्रों को महत्व मिलने की बात है तो वो अकबर के टाइम मिला है। अकबर के टाइम, है ना। अकबर को व्यक्ति चित्रों या सहीबों का बहुत शौक था। उसने अपने तथा अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्य की विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्र का एक बड़ा मुरक्का एल्बम उसने तैयार। शौकीन था जो उसके साथ जुड़े लोग हैं, उसके साथ जो काम कर रहे हैं, उनका वो फिगर बनवाए, चित्र बनवा के सुरक्षित रखे, उसी को सही बोलते हैं, सही चित्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? आप बताइए।
अकबरकालीन जो चित्र थे उसकी विशेषता ये दरबारी चित्र, जितने भी दरबार के लोग थे उनका चित्र बनवा लिया करता था। ठीक है। अकबर के समय अधिकांश फारसी तथा भारतीय काव्य कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं या दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये अकबर की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल चित्रकार का नाम था, मुगल चित्रकार जो था उसका नाम बता दीजिए आप लोग फटाफट। उसका नाम था बसावन। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बसावन। क्या हो जाएगा, बसावन। मुगल चित्रकार का नाम क्या था, बसावन था। बहुत पॉपुलर था, है ना। अकबर के दरबार का ये पॉपुलर चित्रकार था। किसके दरबार का था, अकबर। इस चीज को आप याद रखिएगा, अकबर के दरबार का था बसावन। बसावन किसके दरबार का था, अकबर के। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन एक कुशल चित्रकार था और उसको दरबार में अपनी प्रतिमा के कारण उचित महत्व तथा सम्मान प्राप्त था। उसने लगभग 100 से अधिक सुंदर तथा उत्कृष्ट चित्रों का निर्माण करवाया था, रचना की स्वयं किया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, तो जहांगीर। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, जहांगीर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कला में पुनर्स्थान किससे आरंभ होता है, तो पुनर्स्थान यानी पुनः स्थापना जो है वो बंगाली स्कूल से शुरू होती है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हैं, तो निश्चित तौर पे पहाड़ी शैली में बने हैं। इसको आप याद रखिएगा, पहाड़ी शैली। ठीक है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के जो चित्र बने हैं वो पहाड़ी शैली में बने हैं। ठीक है, अगला आता है, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी शैली में बने हैं। पहाड़ी या कांगड़ा शैली बोलते हैं इसी को। लगभग 1775 में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र ने इस चित्रकला के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित किया। वह स्वयं एक चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ शासक था। 1786 ईस्वी तक राजा संसार चंद का प्रभुत्व पहाड़ी राज्यों पर स्थापित हो गया। बाल्यावस्था में राजा संसार चंद के चित्रों में विशेष रुचि होने का परिचय प्राप्त होता है। लगभग 12 या 13 वर्ष की आयु में उसने चित्रों का संग्रह किया और उसके द्वारा चित्रों के निरीक्षण किए जाने का उल्लेख प्राप्त होते हैं। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था। इनको याद रखिएगा, नंदलाल बोस हैं। इनको एक चीज और याद रखिएगा, नंदलाल बोस ने ही जो हमारा संविधान है, मूल संविधान है ना, उसकी जो है डिजाइन तैयार किया था ना, उसमें चित्रकारी इन्होंने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। और नंदलाल बोस महात्मा गांधी के बहुत प्रिय शिष्य भी थे, मतलब एक प्रकार से मित्र भी थे। उन्होंने जहाँ जहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हरिपुरा अधिवेशन, उसमें इन्होंने उसका जो पोस्टर बैलेट वगैरह था सब कुछ बनवाया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। संविधान में जो मूल कर्तव्य पे डिजाइन बना हुआ है तो नंदलाल बोस ने ही बनाया था। लिखा कौन था, लिखने का काम जो किया था प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था, अपने हाथों से लिखा था। लेकिन चित्र वगैरह बनाने का काम जो है नंदलाल बोस ने किया था। इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे, तो निश्चित तौर पे अभी हमने बताया ही है, नंदलाल बोस ने किए थे, नंदलाल बोस ने किए थे। और ये महात्मा गांधी के बहुत प्रिय थे। ठीक है, महात्मा गांधी नंदलाल की चित्रकला से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने नंदलाल बोस पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडप सुसज्जित करने का भार सौंपा था। उनकी हरिपुरा पट चित्रावली इन्हीं में से एक है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडप को सुसज्जित करने के लिए की बंगाल की लोक कला पटुआ के अनुकरण पर रंग बिरंगी चित्रकारी की थी, जिसकी विषय वस्तु कर्म व्यस्त ग्रामीण जीवन और उनकी शिल्प दक्षता है। इन चित्रों में गांव के कर्म व्यस्त ग्रामीण लोग चित्रित हुए हैं जो सहज, सरल और बोधगम्य है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, तो निश्चित तौर पे आप इसे बूंदी मारिए टिक। चूंकि कुल्लू, मालवा और मंडी ऐसा कुछ नाम नहीं सुना गया, लेकिन बूंदी शैली सुना गया है ना, बूंदी शैली। कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। बूंदी शैली के चित्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे इस शैली का एक अपना भिन्न रूप उभर गया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था, अभी क्वेश्चन आ गया। देखिए, भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ सुसज्जित किया था नंदलाल बोस ने किया था। लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी रायजादा ने। आगे बढ़िए, अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई थी, तो अमृता शेरगिल जो शिक्षा प्राप्त की है वो पेरिस से प्राप्त की है। कहाँ से, पेरिस से प्राप्त की है। ठीक है, अमृता शेरगिल जो है शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, पेरिस से प्राप्त की। उनकी गुरु का नाम, जो शिक्षक थे उनका नाम लूसियो, क्या नाम था, लूसियो, याद रखिएगा। इनके एक गुरु हैं, कौन है, गुरु शिक्षक है। भारत माता किसने चित्रित किया था, तो हुसैन जी ने
चित्र बनाया है? हुसैन जी ने, याद रखिएगा। भारत माता किसने चित्रित किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है तो हुसैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? तो राजा रवि वर्मा आपको पता है ये हैं केरल के, और केरल में गांव का नाम क्या? किल्ली मन्नूर। गांव का नाम क्या है? किल्ली मन्नूर। 29 अप्रैल 1848 में इनका जन्म हुआ था, और ये जो है किल्ली मन्नूर के थे, ही केरल में पड़ता है ये। ठीक है, राजा की इनको उपाधि मिली थी। राजा इनका कोई वंश नहीं था, यानी कोई परंपरागत राजा नहीं थे, राजा की इनको उपाधि मिली थी। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? तो चटक मटक यामिनी राय हैं। तो यामिनी राय को चटक मटक से याद रखिए, चटक मटक से संबंधित है यामिनी राय या जामिनी राय। यामिनी होता है नाम, यहाँ पे जा दे दिया है, यामिनी राय है। ठीक है, यामिनी राय जो है चटक रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करती थी। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, वी शांताराम, बाल गंगाधर तिलक। तो निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, टैगोर अपने काव्य कौशल के आधार पर 1913 में नोबेल पुरस्कार ही नहीं प्राप्त कर चुके थे, वर्ण मतलब उन्होंने प्राप्त किया था। उसके अलावा पाश्चात्य कला जगत ही प्रभाववादी विचारधारा और कलाकृति और नवीन प्रवृत्तियों से भी भलीभांति परिचित हो चुके थे। आगे, लाल रंग किसका प्रतीक है? तो निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए, लाल रंग जो होता है वो किसका? पराक्रम का प्रतीक होता है, पराक्रम। ठीक है, पिछवई किसके लिए चित्रित है? तो ये मूर्ति बनी है मान लीजिए, और इसके पीछे जो है चित्रकारी चित्रित किया जाता था, वही पिछवई कहलाता था। और ये जो है निश्चित तौर पे आपको याद होना चाहिए, इसका जो संबंध है मंदिर से है, मंदिर के पीछे चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पे देखिए, सुनिएगा, बढ़िया से पढ़िए। वैष्णव धर्म के पुष्ट मार्ग संप्रदाय में मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे कपड़े का अलंकरण के रूप में लगाया जाता था, जिस पर चित्रकारी होती थी। इस चित्रकारी शैली को पिछवई कहते हैं। और संबंध कौन सा अलग है? पहाड़ी राजधानी मुगल देवगढ़। तो निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए, देवगढ़ कोई शैली है क्या? नहीं है। पहाड़ी राजधानी मुगल के बारे में आपने सुना है, लेकिन देवगढ़ कोई कला शैली नहीं है, मतलब नाम ही कोई शैली ही नहीं है। पहाड़ी शैली, मुगल शैली और राजस्थानी शैली में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन देवगढ़ शैली पढ़ा आपने? देवगढ़ जो है आपका यूपी में जिला पड़ता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है इससे। असंबद्ध कौन सा है बताइए, इसमें से कौन सा? रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। तो अगर हम बात करें, रेखा, वर्ण तथा अनुपात कला के तत्व हैं, जबकि चौथा जो विकल्प बोला है, मूर्ति एक कलाकृति है। मूर्ति क्या है? मूर्ति क्या है भैया? कलाकृति है, तो इसलिए ये अलग हो गया सबसे। जबकि रेखा, वर्ण और अनुपात एक जैसा मिलता जुलता है ना, ये तत्व है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कहता है सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निश्चित तौर पे के हब्बर पे आप लगा के चलिए, के हब्बर ये सशक्त रेखांकन चित्रकार थे, हब्बर जी। एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? देखिए, एन एस बेंद्रे का जो शिष्य की अगर बात किया जाए नहीं था, तो के एस कुलकर्णी, शांति दवे, जी आर संतोष, गुलाम शेख। ये जो शांति दवे, जी आर संतोष और गुलाम शेख, ये तो थे शिष्य इनके, लेकिन ये के एस कुलकर्णी जो थे, ये इनके समकालीन थे। ये भाई, समकालीन का मतलब क्या? शिष्य नहीं हुए, समकालीन उनके टाइम वो भी टीचर थे, ये भी टीचर थे, मतलब समकालीन है लोग, है ना। बेंद्रे जो हैं वो बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेक वर्षों तक कार्यरत रहे हैं, जबकि कुलकर्णी जो है बम्बई में जो है एक स्कूल पढ़ता है, जे स्कूल ऑफ आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया था उन्होंने। ठीक है, तो के एस कुलकर्णी समकालीन थे, जैसे नहीं थे एन एस बेंद्रे के। निम्नलिखित में से समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक था? तो निश्चित तौर पे आप इनको याद रखिएगा, आशित कुमार हलदार, इनका जो है बंगाल शैली में प्रभाव सबसे अधिक है। ठीक है, बंगाल शैली के मुख्य कलाकारों में नंदलाल बोस के बाद अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो आशित कुमार हलदार का नाम लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर मूर्तिकार नहीं है। ठीक है, चित्रकार हैं, कवि है, कहानीकार हैं, लेकिन मूर्तिकार नहीं है। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? लोक चित्रों से प्रभावित था, तो निश्चित तौर पर यामिनी राय, जामिनी राय या यामिनी राय, ये जो है लोक चित्रों से प्रभावित थे, है ना। लोक चित्रों से ये प्रभावित थे। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। वह बंगाल के अनेक गांवों में गए, जहां वह कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया तथा खिलौने बनाने वाली आदि की कृतियों को देखते, समझते और रेखांकित करते रहे। इस ग्रामीण लोक कला के अध्ययन से उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि इन परंपरागत ग्रामीण कलाकारों ने अनायास ही रंगों, आकारों तथा छंद के रहस्य को पा लिया। यामिनी
ने लोक कला के अभिप्रायों तथा प्रतीकों को ग्रहण कर अपनी नवीन चित्रात्मक सुव्यवस्था में संयोजा। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो आप याद रखिए, जयदेव की रचना है गीत गोविंद, तो ये संबंधित है प्रेम से, इससे संबंधित है प्रेम से। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भित्ति चित्र आपको कहाँ मिलेंगे? भित्ति चित्र आपको मिलेंगे कौन सी गुफाओं में? खजुराहो गुफाओं में, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, जो भित्ति चित्र हमको मिलते हैं सबसे ज़्यादा वो देवगढ़ के मिलते हैं। देवगढ़ भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? देवगढ़। देवगढ़ की चित्रकारी जो की गई है उसमें ज़्यादातर आपको भित्ति चित्र मिलेंगे ना। भीमबेटका के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। जैसा कि अगर हम बात करें भीमबेटका, तो भीमबेटका में अगर आप कहेंगे कि ये किस ज़िले में है, तो चूँकि आप प्रदेश का नाम तो आपको पता होगा एमपी, तो ये रायसेन ज़िले में पड़ता है। कौन से ज़िले में? रायसेन ज़िले में पड़ता है। कौन से ज़िले में पड़ता है? रायसेन ज़िले में, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी खोज जो है हुई थी देखिए, जैसा कि आपको बता दें, भीमबेटका में कौन से चित्र मिले हैं, तो हमने बताया भीमबेटका में जैसे प्रागैतिहासिक से संबंधित है। भीमबेटका जो है रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिला एमपी में पड़ता है आपका। इसके अलावा इसकी खोज 1957 में हुई थी। खोज 1957 में हुई थी। विष्णु श्रीधर वाकडर के नेतृत्व में ये हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसमें अगर हम इसका नाम मियाँ परसू जो है भीमपुरा नामक आदिवासी गांव है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेरू लाल और सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए हैं। शिकारी नृत्य करते हुए चित्र यहीं की रचना है। 600 से अधिक प्राचीन गुफाएं हैं, जिसमें 275 गुफाएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे आता है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय हैं वो क्या हैं। आप देख के मार सकते हैं, पशु, मानव, पक्षी। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? अधिकांश जो प्रागैतिहासिक मतलब पुराने जमाने में कैसे रंग का प्रयोग हुआ सबसे ज्यादा? तो गेरुआ है ना, गेरुआ रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था। प्रागैतिहासिक जैसे आप अभी अम्बेडकर गुफा घूमने जाइएगा तो वहां पे गेरुआ या इसी को लाल भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। लाल, गेरुआ और लाल एक जैसा सिमिलर रंग है, लेकिन देसी भाषा में गेरुआ बोलते हैं, तो गेरुआ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो ये याद रख लीजिएगा, पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी जो आपका पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसको याद रखिएगा। और इसके जो फैक्ट हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे शहद को उतारती हुई कुछ आदमी दिखाई देंगे। चित्रकला शैली यहाँ की फेमस है पंचमढ़ी की ही, ठीक है। और भी क्या कुछ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना कमेंट लिखिए और इसका आंसर कुछ जानते हैं तो बताइए जरूर। चलिए हम बताते हैं आपको पंचमढ़ी में और क्या कुछ है। तो पहली बात, पंचमढ़ी है कहाँ पे? हमने बता दिया एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और एमपी में अगर आप जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो वहां पे बहुत सारे पुराने टाइम में पंचमढ़ी में ही शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का फिगर है, चित्र है। रीता प्रताप में आप देख सकते हैं, और जितने भी राइटर हैं लगभग, है ना, उनकी किताबों में इन्होंने छापा है। इसके अलावा घुड़सवार योद्धा है ना, वाद्य यंत्र को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, शस्त्र लिए हुए। सबसे अधिक अधिक अगर आप धनुर्धरों का चित्रण देखेंगे तो पंचमढ़ी में ही मिलेगा आपको। इसके अलावा एक फेमस है पुस्तक, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक जो है D.H. गार्डनर की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसके अलावा पंचमढ़ी में आपको सितार वादक तथा गंधर्व मुख्य देवता के चित्र भी मिलेंगे, ठीक है। पंचमढ़ी के लश्करिया खो में अगर आप देखेंगे तो ये चीज मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। मिर्जापुर
किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थानी। तो निश्चित तौर पे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में है। और ये अगर आप मुगल सराय, बनारस की रूट पे निकलेंगे तो उसी रूट पे पड़ता है मिर्जापुर। विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल, वहाँ पे लोग जाते हैं पूजा पाठ करने। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक केंद्र है। प्रागैतिहासिक मिर्जापुर किन चित्रों का केंद्र है? तो प्रागैतिहासिक केंद्र है, इसे आप पढ़ सकते हैं। मिर्जापुर यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर मिर्जापुर के जानना चाहते हैं बारे में तो 1880 में जो है, 1880 में मिर्जापुर में ऐसी चट्टानें मिली थी जिस पर चित्र कुछ बनाया गया हुआ है और इस पर लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कीड़ा पशु, चाहे कीड़ा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो या राक्षस हो, ये शक्ल उस पर छपी हुई है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? बताइए उत्तर सब लोग। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र हमको पुराने जमाने के चित्र कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में मिलेंगे। उसमें मंदिर वगैरह तो बन नहीं पाती थी, महलों में ऐसा नहीं है, विहारों में नहीं, लेकिन गुफाओं में आपको चित्र मिल जाते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र आदिमानव वगैरह जो थे वो लोग बनाते थे, गुफाओं के ऊपर बैठते थे खाली टाइम में, तो कुछ ना कुछ चित्रकारी किया करते थे, है ना। तो यही चीजें हैं, याद रखिएगा इसको। आगे है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का, रंग का, रेखा और रंग दोनों का, केवल प्रकृति का? तो निश्चित तौर पर प्रागैतिहासिक चित्र को अगर आप गौर करिएगा तो उसमें रेखा का ज़्यादा महत्व है, न कि रंग, और न कि रेखा रंग दोनों, न प्रकृति, लेकिन रेखा जो खींची गई उसका ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, जो इतिहासकार यानी जिन्होंने खोज किया है, पुरातत्वविद लोगों ने रेखा को ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या भी पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, आप समझना चाहते हैं तो समझिए, चूंकि रेखा का महत्व क्यों है। आप सपोज करिए, आप आदिमानव के टाइम को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। आदिमानव रहता होगा, नुकीला पत्थर लेके या नुकीला कोई चीज लेके पत्थर पे रेखा खींच दिया, रेखा खींच के आकृति बना दिया, और वो चाहता था कि अस्थाई बनी रहे, तो वो लकीर खींचेगा, रेखा खींचेगा। अगर वो रंग उसमें भरता या रंग कोई यूज करता तो वो तो मिट जाता, बारिश होता है, वर्षा होता तो मिट जाता, खत्म हो जाता इतना टाइम में। लेकिन वो उस समय का मानो इतना भी उसके पास दिमाग था, वो चाहता, वो देख रहा था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमारे जैसे लोगों को समझे, जाने, तो हम लोगों ने उसको समझा जाना। रेखा का यूज, क्योंकि कई जगह रेखा का यूज कर करके वो लोग मानव को बनाए हैं। यहाँ जैसा आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसको एक बार डिटेल से, तो लिखा हुआ है ना। उन्होंने 2-3 रेखा से मानव आकृतियों का निर्माण किया, और कभी कभी चौकटे धड़ से मनुष्य आकृति बनाई गई है, जिसमें तिरछी रेखा और कभी पड़ी रेखा भर दी गई है। तो याद रखिएगा, रेखा का महत्व है, इस वजह से हमने कहा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो निश्चित तौर पे सब लोगों ने एशियंट हिस्ट्री पढ़ा है तो उसको पता होगा, मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई है नृत्यांगना मूर्ति। ठीक है, नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई थी नृत्यांगना की वो 9 सेंटीमीटर थी। कितनी ऊंचाई थी? 9 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो से जो है 2 तवंगी नृत्यिका की कांस्य, अब कांस्य प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई हमने बता दी आपको 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें एक प्रतिमा में युवती के लंबे हाथ तथा पैर अनुपात रहित हैं। बाई भुजा में यह युवती कोहनी तक मोटे कड़े पहने हुए हैं, जिसका दाहिना हाथ कमर पर है और बायां पैर ताल देने की मुद्रा में है। आप देख सकते हैं, नेट पर सर्च करके कांस्य प्रतिमा की मूर्ति देखिएगा तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो से ही मिला था हमको साक्ष्य। ठीक है, प्रथम नृत्यांगना मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो सिंधु सभ्यता से। कौन सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। प्रथम हमको धातु प्रतिमा जो है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही सभ्यता है वो सब। ठीक है, उसी मोहनजोदाड़ो आता है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पन सभ्यता जो कहते हैं किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को। मैंने बताया ना, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता सिमिलर है, एक ही नाम है। इसी में आपको मोहनजोदाड़ो भी मिलेगा। नागरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो नागरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिला है। ठीक है, आगे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता से राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 7 की अगर आप SCERT की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सारा चीज दिया गया है।
सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार, तो आपको पता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार था मोहनजोदड़ो, और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मोहनजोदड़ो में समाधियां, तालाब, स्नान, 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा बनाया गया है, सीढ़ी लगी थी चढ़ने उतरने के लिए, आप देख सकते हैं इसका नेट पे फोटो। स्नानागार, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार। प्रथम कांस्य प्रतिमा हमको जो मिला है, नित्यांगना, नृत्य करती हुई महिला, और एक कांस्य प्रतिमा है, मोहनजोदड़ो से मिला है हमको। पदपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिला है, तो ये अजंता की गुफा, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1, और ये भित्ति चित्र में से संबंधित है, भित्ति चित्र से। पदपाणि अवलोकितेश्वर का जो अंकन है वो अजंता की गुफा में किया गया है। अजंता, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं टोटल, ठीक है। और ये भित्ति चित्र है, और गुफा संख्या 1 में पदपाणि अवलोकितेश्वर का अंकन किया गया है, बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुफा संख्या 16 में क्या है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रीवियस में, गुफा संख्या 16 में क्या है, तो मर्ढासन राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। गुफा संख्या 17 में क्या है, भिक्षुक बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अजंता की गुफा कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। बाघ की गुफा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के धार जिला में। कितनी गुफाएं हैं टोटल, 9 गुफाएं हैं। 9 गुफाओं का अलग अलग नाम है। पहली गुफा को हम बोलते हैं गिरी गुफा, दूसरी गुफा को गुसाई गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी को रंग महल, पांचवी को पाठशाला। 6, 7, 8, 9 मार्ग अवरुद्ध हो गया, उसका खोज नहीं हो पाया है। एलोरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कुल टोटल गुफाएं कितनी, 34 हैं। 17 हिंदू, 5 जैन, 12 बौद्ध, याद रखिएगा। बादामी गुफा कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बाल जिला का नाम बागलकोट जिला है, और इसकी खोज किसमिस यानी बादामी कोट किसमिस, स्टेला क्रैमरिस। बादामी गुफा में कुल टोटल 4 गुफा मंदिर हैं, इसमें 1 जैन मंदिर है, 3 ब्राह्मण मंदिर है। सिंगिरिया की गुफा आपका श्रीलंका में पड़ता है। सीतनवासन की गुफा आपका कृष्णा नदी के तट पर तमिलनाडु में पड़ता है। वहीं पर अर्धनारीश्वर का उत्कीर्ण है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे आइए, अजंता चित्र का प्रमुख स्थान क्या है, तो अजंता अभी हमने बताया, अजंता महाराष्ट्र, औरंगाबाद, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। चूंकि अजंता में ज्यादातर बौद्ध की प्रतिमा है, बौद्ध से संबंधित लोग हैं, तो ये इसका हो जाएगा बौद्ध, क्या हो जाएगा, बौद्ध, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं, जातक कथा यानी उनके गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी, सारी चीजें वही रहती हैं। अजंता की समकालीन गुफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाघ गुफा है, समकालीन गुफा, इसको याद रखिएगा। इसका व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, इसे आप पढ़ सकते हैं पूरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व प्रसिद्ध, देखिए वही क्वेश्चन आया अभी जो हमने बताया, विश्व प्रसिद्ध पदपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में बना है, तो आंख मूंद के आप लगा दीजिए, गुफा संख्या 1 में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 81। अगला क्वेश्चन कहता है, अजंता की किस गुफा में मर्ढासन राजकुमारी का चित्र है, तो आप निश्चित तौर पर इसका राइट आंसर लगाइए, गुफा संख्या 16, क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 16। 17 में क्या है, 17 में तो भिक्षुक बुद्ध का प्रतिमा बनाया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे भी गया, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता किस गुफा में बना है, गुफा संख्या 17 में बना है, इसका राइट आंसर गुफा संख्या 17। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे, तो लघु चित्र जो बनाने का काम हुआ था सबसे पहले, वो हुआ था आपका गुफा संख्या, यानी सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाया गया था, ताल पत्र पे, ताड़ पत्र होते थे, पत्ते होते थे, उस समय कागज की खोज नहीं हुई थी, कांच नहीं था, वस्त्र नहीं था, तो किस पे होगा, ताड़पत्र पे ही होगा ना, एक बार इसको पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन कहता है, जैन लघु चित्र का प्रमुख विषय क्या है, तीर्थकर और उसकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक मानव। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तो रहेगा तीर्थकर और उसकी जीवनी। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। जैन कला के सबसे प्राचीन उदाहरण हैं पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के चित्र, है ना। यहाँ पे जैन लघु चित्र का प्रमुख विषय है तीर्थकर और उनकी जीवनी। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं, रसायन रंग, भूमि के रंग, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग या खनिज रंग। तो निश्चित तौर पे इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज रंग, खनिज रंग इस राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए, भित्ति चित्रण में गिने चुने प्राकृतिक खनिज रंगों का प्रयोग ही होता है ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सके। तो ये रहा आपका 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चूँकि मैं एक टीचर हूँ, मैं जो बताऊँगा आपको गलत नहीं बताऊँगा, सही बताऊँगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।